तो जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 7वें चरण के लिए सुबह से ही डाले जा रहे हैं बम्पर वोटिंग। इसी के साथ में आपको बताएंगे 7वें चरण के 55 सीटों के साथ साथ दोस्तों बड़ी संख्या में योगी सरकार में मार खाने वाले सारे के सारे युवा सैकड़ों की संख्या में प्रयागराज में अपना कोचिंग छोड़कर 7वें चरण के अंदर वोट डालने के लिए दोस्तों पहुंच चुके हैं। इसी के साथ में आपको बताएंगे और भी बड़ी जानकारी के बारे में, एग्जिट पोल के क्या है नतीजे, रुक करेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट का। लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर 7वें चरण के चुनाव खत्म होते ही मानते हैं कि बीजेपी सरकार का हो चुका है यूपी में खात्मा और युवाओं को रोजगार पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों आप लोग का क्या एग्जिट पोल है, क्या आपके अपने अनुमान है किसकी बन रही है सरकार, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के अंदर आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र के अंदर लगातार सुबह से वोटिंग डाली जा रही है। दोस्तों इस बीच आपको बता दें 7वें चरण के चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी की प्रचंड जन समर्थन और जबरदस्त जीत के संकेत मिले हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि प्रयागराज के अंदर तैयारी कर रहे सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने अपना कोचिंग सेंटर छोड़कर अपने अपने इलाके में पहुंच गए। यानी 9 जिलों के अंदर जहां जहां आज वोटिंग हो रहे हैं वहां के सारे छात्र लौट चुके हैं। दोस्तों प्रयागराज में जिस तरीके से युवकों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए थे, सभी के सभी करारा जवाब देने के लिए एक साथ निकलकर अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रेलवे में जैसे तैसे लद कर पहुंचे हैं अपने अपने क्षेत्रों के अंदर। और बम्पर वोटिंग आज सुबह से ही जो देखने को मिल रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा है यही कारण दोस्तों की युवा पहुंच गए अपने अपने क्षेत्रों में। अखिलेश यादव के रोजगार के वादों को लेकर जनता ने जोरदार समर्थन किया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 5 साल नौकरी का अब और इंतजार न होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने के लिए इंकलाब होगा। भाजपा के खिलाफ वोट डालने का संकल्प लेकर इलाहाबाद से रेलवे में भर भर कर पूर्वांचल के छात्र अब अगले 5 साल नौकरी का इंतजार नहीं करेंगे। दोस्तों इस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने भी वीडियो जारी किया है जिसमें समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हुए छात्रों ने अखिलेश भैया जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश के नारे लगाते हुए अपने अपने पूर्वांचल के हिस्से में पहुंच गए हैं जहां पर 7वें चरण के लगातार वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है जहां पर दोस्तों एक और वीडियो साझा किया गया है जिसमें अखिलेश यादव भारतीय राजनीति में रोजगार को लेकर जनमानस के बीच में एक ऐसी पहल बन चुके हैं जो अब जनता के लिए एक सबसे मजबूत विश्वास है उनके रोजगार के लिए। और इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी भारतीय राजनीति में एक ऐसा जनमानस के युवाओं के मानस पटल में बैठा हुआ नाम है जिसके नारे लगाने में भी युवाओं बेरोजगारों का बोझिल मन हल्का हो जाता है और खुशी हो जाती है, उम्मीद की किरणें फूटने लगती है। जय 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 अखिलेश के नारे इस तरीके से लगाए जा रहे दोस्तों। रेलवे के अंदर छात्र जैसे तैसे मेहनत करते हुए अपने घर पहुंच रहे दोस्तों, जैसे तैसे बैठकर, कहीं उनको बैठने की जगह भी नहीं मिल रही तो खड़े होकर अपने अपने इलाके में पहुंचे हैं। 7वें चरण के अंदर पूरी तरीके से किस्मत बदलने को लेकर ये बड़ी तैयारी छात्रों ने कर रखी है। देखते हैं 7वें चरण के नतीजे किस तरीके के रिजल्ट सामने ला कर देंगे। दोस्तों एक और बड़ी जानकारी है जहाँ पर 7वें चरण के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी भी तरह की शिकायत के लिए ये नंबर जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक नए चरणों के लिए समाजवादी पार्टी ने नए नंबरों को जारी करते हुए सभी नेताओं से कहा है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इन नंबरों पर संपर्क करके हमें बताएं। किसी भी समस्या के लिए हम इलेक्शन कमीशन से सीधी बात करेंगे, चाहे ईवीएम खराब होने का मामला हो या कोई अन्य बड़ा छोटा जो भी मामला हो उसकी जानकारी हम तक पहुँचाइए। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सैयद राजा के विधायक सुशील सिंह शराब बांटकर गरीबों का वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पार्लियामेंट के चुनाव में वोटरों के हाथों पर स्याही लगाकर वोट देने से पहले ही उनको वंचित कर दिया गया था। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन से अपील की गई है। सपा के नेताओं ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं ने ईवीएम की सिक्योरिटी को लेकर एक नया तरीका अपनाया है। दोस्तों प्रत्याशियों के सतर्कता और सजगता का एक बड़ा मामला सामने आया है जहाँ पर सपा आरएलडी गठबंधन के हस्तिनापुर के प्रत्याशी योगेश वर्मा और उनके समर्थक दूरबीन लेकर 10 मार्च तक स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर डेरा जमाए हुए हैं और लगातार दूरबीन से देख रहे हैं कि ईवीएम और वीवीपैट के साथ कोई छेड़खानी ना की जाए। इसको लेकर दोस्तों लगातार उन्होंने निगरानी कर रखी है। योगेश वर्मा हाईटेक इंतजाम के साथ साथ अपने पूरे स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि उन्हें सरकार या भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और इसीलिए अतिरिक्त सुरक्षा उनकी तरफ से भी स्ट्रॉन्ग रूम, ईवीएम और वीवीपैट को दिया जा रहा है। दोस्तों एक और बड़ी जानकारी की माने तो ईमानदारी से परिणाम आए तो भाजपा को काफी नुकसान होगा, बेईमानी से होगा कम बीजेपी को नुकसान। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अंतिम चरण के मतदान से पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार बीजेपी को काफी नुकसान होगा अगर ईमानदारी से परिणाम आते हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम दौर के वोटिंग के दौरान लगातार जनता वोट कर रही है और इस दौरान राकेश टिकैत ने फिर एक बयान देते हुए सभी किसानों और सभी गैर राजनीतिक लोगों से भी कहा है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर आप लोग भी उस पर ध्यान दीजिए। इस बार हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के सरकारी यूनिवर्सिटी नागपुर में
में है, जहां पर बीजेपी के सारे हारे हुए छात्रों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इस बार भी जो प्रत्याशी हार जाएंगे उनको जीत का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। हम बीजेपी नेताओं से बात नहीं करते, लेकिन सरकार से बात करना चाहते हैं, जो वो करने को तैयार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसान किसी को समर्थन नहीं दे रहा है, किसान सिर्फ आंदोलन से जिंदा रहेगा। जिस राज्य में किसान का आंदोलन मजबूत रहेगा उस राज्य में किसान सरवाइव करेगा, वरना उसकी हालत और ज्यादा खराब होनी निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके की सरकार की नीतियां हैं उससे जनता पूरी तरीके से, खासकर किसान पूरी तरीके से त्रस्त है। और इसी के साथ में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की माने तो आखिरी चरण के चुनाव के वोटिंग लगातार जारी है, और ऐसे में मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि बसपा की आयरन सरकार बनाना जरूरी है। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी के 9 जिलों के 54 विधानसभा सीटों पर 7वें चरण के अंदर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। गरीब और बेरोजगार जो सरकार से सताए हुए हैं उन सभी से हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे पक्ष में वोट करेंगे, हमारी सरकार बनाएंगे। सर्जन सुखाए की आयरन सरकार बनेगी, जिसके बाद ही प्रदेश का विकास हो पाएगा। वहीं पर दोस्तों समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि युवा बेरोजगार भेजेंगे भाजपा को 7 समंदर पार। सपा सरकार बनने पर सरकारी विभागों के 11 लाख पदों को भरा जाएगा। IT सेक्टर में 22 लाख रोजगार दिए जाएंगे। BEd और टेट का समायोजन किया जाएगा। शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा। संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश, इस तरीके से सपा ने दिया है नारा। वहीं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पक्ष में वोट मांगने के लिए ममता बनर्जी वाराणसी पहुंची थी, लेकिन जब वाराणसी से वापस अपने पश्चिम बंगाल में लौट रही थी तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर अब अधिकारी पूरी तरीके से चौंक गए हैं। मामले पर कठोर कार्रवाई करता हुआ प्रशासन दिखाई दे रहा है। दोस्तों ममता बनर्जी सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि राज्य सरकार DGCA से ये जानकारी चाहती है कि वाराणसी से जिस विमान में मुख्यमंत्री कोलकाता लौट रही थी, क्या वह उसी मार्ग से गुजर रहा था जिस मार्ग से उसे पहले से निर्धारित मार्ग के तहत जाना था। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंची ममता बनर्जी के वापस लौटते वक्त जिस तरीके से एरोप्लेन के अंदर दोस्तों एक तरीके की खराबी देखने को मिली है, इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है। वहीं पर एक और जानकारी है, जहां पर पेगासस जासूसी मामले को लेकर हंगरी के पत्रकार ने सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। हंगरी के एक खोजी पत्रकार सेबोल्च ने 2021 में ये पता चला कि उनके स्मार्टफोन के अंदर पेगासस इंस्टॉल कर दिया गया है। वो समझ गए कि सिर्फ जासूसी का ये मामला नहीं है बल्कि काफी आगे का मामला है, और यहाँ तक कि सरकार ने उनके फोन में पेगासस डाल दिया है, जिसके कारण दोस्तों इस पूरे मामले पर उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। कहीं ना कहीं भारत की जनता के लिए एक सीख है, जिसमें कई सारे बड़े बड़े पर्सनैलिटियों पर लगातार इस तरीके के अटैक कराए गए हैं। यानी दोस्तों कई सारे बड़े खुलासे होने के बाद भारत के अंदर मामले को दबाने की तमाम कोशिश की जाती है, लेकिन दूसरी ओर अन्य देशों के अंदर इस तरीके से सरकार के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया गया है। वहीं पर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार खत्म कर चुके हैं दोस्तों, और ऐसे में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। जब इंटरव्यू उनसे सवाल पूछा गया कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से ऐसी चीजें देखी जो आपको लगा कि राज्य में आपके पक्ष में है, उन्होंने सबसे पहले बयान दिया कि एक गाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी पॉपुलर है, जिसके बोल हैं RLD आई रे, और साथ साथ उन्होंने कहा कि एक और गाना समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किया गया था जिसमें अखिलेश आइए उस गाने का बोल था। दोस्तों दोनों के दोनों गाने लगातार वायरल रहे, और जनता में जिस तरीके से इन गानों को लेकर एक रिस्पॉन्स रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरीके से बन रही है। जनता में बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला। इन दोनों गानों की तो काफी ज्यादा धूम देखने को मिली। यहाँ तक कि दोस्तों एक और जानकारी है, जहाँ पर DM अयोध्या के बाद अब DM उन्नाव ने भी किसी को निराश नहीं किया है। उन्नाव के DM ने पार्कों के गेट और वहाँ के झूलों का रंग समाजवादी पार्टी के कलर में रंग दिया है। गजब ये है कि उत्तर प्रदेश के नौकरशाह साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि राज्य के अंदर किसकी सरकार बन रही है। ये कोई और नहीं बल्कि सूर्य प्रताप सिंह कह रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि मणिपुर के चुनाव के अंतिम चरण में 22 सीटों पर तकरीबन 78% वोटिंग हुई है। दोस्तों मतदान के दौरान EVM में कैद हो गए हैं 92 उम्मीदवारों की पूरी किस्मत। दोस्तों देखते हैं 10 तारीख को क्या नतीजे सामने आते हैं। मणिपुर चुनाव के नतीजे भी देखने में काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें कि यूपी में भाजपा का ये हाल है कि प्रधानमंत्री को युद्ध में बच्चे छोड़ बनारस के अंदर डमरू बजाना पड़ रहा है। रवीश कुमार की तरफ से तंज कसा गया। दोस्तों अघोषित पैसे का हिसाब आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा होगा। चल अचल संपत्ति, कार्यकर्ताओं, नेताओं और सरकारी तंत्र और गोदी मीडिया के खर्च, इससे एंकर पत्रकारों को लेकर संपादक तक की मेहनत को जोड़ ले तो बीजेपी के सामने कोई दल टिक नहीं पाएगा। गोदी मीडिया के बजट से लेकर मानव संसाधनों और बीजेपी के कार्यकर्ता के प्रचार के साथ साथ कई और चीजों की अगर आप संपत्ति को वैल्यू करेंगे तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने दूर दूर तक कोई पार्टी नहीं है। सबसे अमीर पार्टी बीजेपी है, उसके पास सबसे ज्यादा गोदी मीडिया और प्रचार का पूरा तंत्र है। दोस्तों इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए रवीश कुमार ने बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों को वापस लाने के लिए बैठक करने की बजाय बनारस के अंदर डमरू बजाकर बीजेपी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरीके
तरीके से पीआर दिखाई पड़ता है। साथ साथ आपको बता दें कि बलिया से बीजेपी के प्रत्याशी दयाशंकर सिंह को नतीजे से पहले बधाई देने वाले एसएचओ फंस गए हैं। करारा एक्शन लिया गया है दोस्तों। बलिया के थाना प्रभारी के द्वारा योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह के पति और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को चुनाव में जीतने से पहले ही कैबिनेट मंत्री बना दिया थाना प्रभारी ने, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देख भी रहे हैं, इस पर रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि नेताओं के समर्थन में अगर इस तरीके से पुलिस के लोग, खासकर अधिकारी लोग खड़े रहेंगे तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा। इस पूरे मामले पर दोस्तों कार्रवाई की गई है, जहां आपको बताते चले कि अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने पुलिस उप अधीक्षक भूषण वर्मा को इस मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। इस जांच की रिपोर्ट भी जल्द से जल्द देने के लिए कहा गया है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसएचओ की मुश्किलें बढ़ चुकी है दोस्तों। वहीं पर राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट, रीता बहुगुणा जोशी के बेटे का छलका दर्द। कहा बीजेपी रीता बहुगुणा जोशी को गवर्नर बनाएगी या क्या करेगी, ये बीजेपी का फैसला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग परिवारवाद का बड़ा हवाला देते हैं। लेकिन सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दिया जा सकता है तो मुझे टिकट देने में क्या दिक्कत थी। यानी दोस्तों भाजपाई अब इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की सभा में लोग नहीं बल्कि गुंडे, अपराधी और माफिया आते हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। यानी आम जनता को सीधे तौर पर एक गाली के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों सातों चरण को लेकर आपका क्या आकलन है, ये सवाल केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज भी बता रहा हूँ, कल भी बता रहूंगा और 10 तारीख को भी आपको बताऊंगा कि बीजेपी इस बार 300 पार जा रही है। अखिलेश यादव की सभा में लोग नहीं आते बल्कि गुंडे आते हैं, इस तरीके के बयान केशव प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। दोस्तों वही एक और जानकारी है जहां पर एमएलसी चुनाव को लेकर चिराग पासवान एनडीए को करारा टक्कर देने जा रहे हैं। अपने उम्मीदवार उतारने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों 19 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया है। शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने अपने 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर 4 अप्रैल को मतदान होने वाला है। इसको लेकर सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और ऐसे में तैयारियां भी पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने कर भी ली है। वहीं पर एमएलसी चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम उनका पूरा समर्थन करें तो 5 सीटों पर उनको हमारे साथ गठबंधन करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हम भी उनको फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार है। यानी गठबंधन को लेकर सबसे पहले दोस्तों अब पप्पू यादव की तरफ से बयान दिया गया है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी क्या रिस्पॉन्स करती है। एक और जानकारी की माने तो अपनी भाषा पर नियंत्रण रखे सीएम और भाजपा के नेता वीरभद्र सिंह को लेकर अगर कोई टिप्पणी करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुलदीप सिंह राठौर ने यह बड़ा बयान दिया है। हिमाचल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहित भाजपा के नेता अपनी भाषा पर नियंत्रण रखे। दिवंगत वीरभद्र सिंह पर टिप्पणी करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रविवार को सुंदरनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि अगर वीरभद्र सिंह के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी की जाएगी, अमर्यादित बयानबाजी की जाएगी तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, करारा जवाब देंगे। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि स्कूल बंद है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री अपना चेहरा चमकाने के लिए, पीआर चालू रखने के लिए पुणे के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों को मेट्रो में बुलाकर तस्वीरें खिंचवाकर जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि रविवार को कौन से स्कूल खुलते हैं जो प्रधानमंत्री स्कूल छात्रों से मिले हैं। अपने आप में दोस्तों ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि प्रधानमंत्री का पीआर करने के लिए इस तरीके की चीजें करी जाती है। दिन रात यही काम दिखाई देता है। कपड़े बदलना और पीआर करना, 2 ही काम देश में चल रहे हैं जो प्रधानमंत्री के स्तर पर किए जाते हैं। बाकी के सारे काम तो दोस्तों जनता अपने स्तर पर कर रही है, चाहे महंगाई को झेलने का मामला हो या फिर बेरोजगारी हो या फिर नोटबंदी, जीएसटी हो, इन सभी को तो जनता को झेलना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री अपना पीआर करने में बिल्कुल कहीं भी थोड़ा सा भी नहीं चूकते हैं दोस्तों। और एक और जानकारी की माने तो अगर जरूरत पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी यूपी के अंदर बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है। संजय सिंह ने यह बयान दिया है। वहीं पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शनिवार को उच्च पदों पर आसीन कुछ लोग अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं जिन्हें राज्य के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पवार ने पुणे के अंदर एक MIT कॉलेज परिसर में बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान मौजूद थे। प्रत्यक्ष रूप से उनका यह बयान राज्यपाल पर केंद्रित था। बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन तथा बीजेपी ने हाल फिलहाल के अंदर भी कई सारी टिप्पणियों को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा है। और ऐसे में बीजेपी नेता के द्वारा देश के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जिस तरीके की विवादित टिप्पणी की गई है, उसके बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी इस पूरे मुद्दे पर गवर्नर को छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों एक और जानकारी की माने तो वसुंधरा राजे को राजस्थान का सीएम बनने का सपना त्याग देना चाहिए। बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की तरफ से बयान दिया गया। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री
वसुंधरा राजे को जन्मदिन की अग्रिम बधाई देते हुए विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने रविवार को कहा कि उन्हें राजस्थान में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की सोच और विचार को त्याग देना चाहिए। राजे का जन्मदिन 8 मार्च को है। आहूजा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं राजे से विनम्र निवेदन करता हूं कि अब वह राजस्थान की पुनः मुख्यमंत्री बनने की सोच और विचार को त्याग दे। वह ऐसा प्रयास करे जिससे उन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठाजनक कई पद दिए जा सके, मंत्री पद मिल सके। उन्होंने कहा कि मैं उनके समर्थकों से भी यही विनती करना चाहता हूं कि वे राज्य को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की बजाय इस बात का प्रयास करें कि राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अवसर किसी नए व्यक्ति को मिले। यानी दोस्तों वसुंधरा राजे को चुनाव से पहले ही बीजेपी के लोग खुले तौर पर आंखें दिखा रहे हैं और वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर बीजेपी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाएंगे, इसकी कल्पना भी अब दूर दूर दिखाई नहीं देती है। इसी बात को समझाते हुए बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ने बयान जारी किया है। देखते हैं दोस्तों क्या इस बयान का कोई असर होगा या नहीं होगा। वहीं पर गंगा का पानी सिर से ऊपर निकल गया, तब शुरू किया काम ऑपरेशन गंगा को लेकर पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह होता है तो और कितने लोग मारे जाएंगे, उनकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए पश्चिम देश खासकर जिनका प्रभाव यूरोप के अंदर है उन सभी को अतिरिक्त प्रयास किया जाना चाहिए। वे नहीं चाहते हैं कि संघर्ष इतना बढ़ जाए कि सेना को इसमें भाग लेना पड़े और नाटो ने एक सही रास्ता पकड़ा है, वह संघर्ष नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि वह यह भी कि बहुत ही शक्तिशाली देश और उसकी सेना ने एक छोटे से देश पर आक्रमण कर दिया है तथा स्वतंत्रता को चुनौती दे रहा है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वहीं पर दारा सिंह चौहान की जनसभा में टूटी कुर्सियां, वायरल हो गया वीडियो। घोसी विधानसभा नगर पंचायत कुर्थी जफारपुर विधानसभा में सपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की जनसभा में मौजूद भीड़ ने जमकर उत्पाद मचाया। भीड़ जुटाने के लिए जनसभा को शायरा शबनम चांदनी को भी बुलाया गया था। इस दौरान भीड़ ने जमकर उपद्रव किया और नारेबाजी करते हुए दर्जनों कुर्सियां तोड़ दी। यह इंटरनेट मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों वहीं पर मीडिया पर कई प्रकार के हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को इसकी रक्षा करनी चाहिए। जस्टिस लोकूर की तरफ से ये बयान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकूर ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पत्रकारों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के कई सारे मामले को उठाते हुए कहा है कि इन पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरे मामले को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता किसी का अपना एक प्रोफेशन है। उसको परेशान करने के लिए जो आजकल रणनीतियां अपनाई जा रही है उन सभी का विरोध होना चाहिए, जो पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो हम लोग कई दफा मना कर चुके हैं, पर लोकसभा का एक दिन भी छोड़ना नहीं चाहते। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने ये खुलासा किया है कि मुलायम सिंह लगातार लोकसभा या फिर असेंबली के अंदर दिखाई क्यों पड़ते हैं। वहीं पर दोस्तों मुजफ्फरनगर के अंदर सपा रालोद गठबंधन के नेता बोले कहा सत्ता के इशारे पर काउंटिंग में हो रही है धांधली। मुजफ्फरनगर में सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों किसान बोले कहा इस सरकार ने गुलाम बना दिया है। महिलाओं ने कहा कि बोला था कि 35 किलो अनाज देंगे लेकिन मिलता है केवल 10 किलो और इसीलिए ये सारे हमारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम वोट देने जा रहे हैं। गाजीपुर बस स्टैंड से जमानिया जाने वाली बस पर चढ़ते वक्त ये जब सवाल जवाब किया गया तो उनकी तरफ से रिस्पांस सामने आया है। वहीं पर दोस्तों 7 तारीख यानी आज गाजीपुर में लगातार वोटिंग की जानकारी सामने आ रही है। और एक और अपडेट की माने तो पूर्व CM राजेंद्र कौर भट्टल बोली कहा स्पष्ट बहुमत न आया तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा। आम आदमी पार्टी ने इससे इंकार करते हुए कहा कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उनके साथ गठबंधन करने का कोई मामला दूर दूर तक नहीं बनता है। दोस्तों सच चुनाव के बीच बीजेपी के नेता की पीट कर हत्या, इलाके में तनाव बढ़ गया है। कानपुर देहात से ये बड़ी अपडेट है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ इस तरीके की हिंसा की गई है। लेकिन सवाल दोस्तों एक और गंभीर है कि जब योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति के बड़े बड़े दावे करते हैं तो इस तरीके की चीजें कैसे हो सकती हैं? इसके पीछे कौन है? क्या योगी सरकार पूरी तरीके से फेल है? कम से कम उनको आकर ही इस पूरे मामले पर बयान दे देना चाहिए और अपनी सरकार की हकीकत बता देना चाहिए। बड़े बड़े दावे करने से कुछ भी नहीं होगा। इस पूरे मामले पर दोस्तों न्याय मिलना चाहिए और खासकर जो भी ये भू माफिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच आपको बताते चले कि बिहार में MLC चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के 8 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषित किए गए नामों में मधुबनी से सुबोध मंडल, सिवान से अशोक सिंह, सारण से सुशांत सिंह और मुजफ्फरपुर से अजय यादव को टिकट दिया गया है। इसी तरीके से कटिहार में सुनील कुमार यादव को, पश्चिमी चंपारण के अंदर अफाक अहमद को, बेगूसराय के खगड़िया सीट से राजीव कुमार को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। राजद की तरफ से भी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो यूपी चुनाव में जब्त किए गए 98 करोड़ रुपए 631 लाइसेंस को जब्त किया गया है। 2080 किए गए निरस्त केस, यानी इस तरीके से इलेक्शन कमीशन कार्रवाई भी कर रहा है। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पुणे पहुंचे थे। दोस्तों पुणे में
जैसे ही प्रधानमंत्री मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे, नीचे मौजूद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। और बड़ी बात यह रही कि मेट्रो में सर्विस शुरू कर दी गई है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर तोड़ ढूंढ लिया है। दोस्तों, पूरे यूरोप के अंदर अब इस तरीके से चर्चाएं की जा रही है कि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन इसलिए किया है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को ऐसी चीजों से दोस्तों बचना चाहिए। आप लोग की क्या विचार है, लिखकर जरूर बताइएगा। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहे। एक एक करके सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है दोस्तों। और ऐसे में एग्जिट पोल के क्या नतीजे अब तक आपके सामने आए हैं, लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।